नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। आज दिनांक 18 जुलाई 2023 है। हम द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के और बाकी न्यूज़पेपर जितने हैं उनके करंट के टॉपिक्स और साथ में स्टैटिक लिंक करके डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि ईवीएम और वीवीपैट को वेरीफाई किया जा सकता है। एक पिटीशन डाली थी एडीआर, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा। तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईवीएम और वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम के साथ में ही अटैच होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में एक टाइप का प्रिंटर होता है। जब भी वोटर वहाँ पे वोट डालते हैं तो उसकी एक स्लिप बाहर निकल के आती है, 7 सेकंड तक वहाँ पे विजिबल होती है। जब भी आप वोट डालने जाते हो, बटन प्रेस करते हो तो उस स्लिप को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर कैंडिडेट का नेम और पार्टी का सिंबल, ये दोनों दिखाई देते हैं। तो एक वोटर वेरीफाई कर सकता है कि उसका वोट बिल्कुल जिसको डालना चाह रहा है उसी को डाला गया। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई लोकसभा इलेक्शन में 2014 में। इसका पर्पज़ था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए और ईवीएम को एक मोर ट्रांसपेरेंट मशीन्स के रूप में और ज़्यादा लोगों के मन में विश्वास जगाना कि वीवीपैट के लगाने पे हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। और वीवीपैट एक्सेस की जाती है ओनली पोलिंग ऑफिसर जहाँ पे ड्यूटी लगती है, जो ऑफिशियल होते हैं उन्हीं को एक्सेस होती है। इंडिविजुअल को कोई एक्सेस नहीं होती। इंडिविजुअल को सिर्फ उसकी स्क्रीन दिखाई देती है और उसको स्लिप दिखाई देती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ईवीएम और वीवीपैट ये सेपरेट एंटिटी हैं, ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। अगर नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी तो टेम्परिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये स्टैंड अलोन डिवाइसेज हैं दोनों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था अलोंग विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये बीईएल ने बनाया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना 1989 में। और 1982 में बाई इलेक्शन में सबसे पहले यूज़ किया था केरला में इसको, और लिमिटेड नंबर ऑफ द पोलिंग स्टेशन पे किया था। बाद में इसको बड़े लेवल पे किया था। और 2003-4 में जितने बाई इलेक्शन हुए स्टेट में, उनमें ईवीएम को यूज़ किया गया। और लोकसभा इलेक्शन में 2004 में ऑल इंडिया में इसका इस्तेमाल हुआ था। अब उसके कुछ बेसिक फैक्ट बात करते हैं। मैक्सिमम कितने वोट डाले जा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 2000 वोट एक मशीन से डाले जाते हैं। और इसमें दो तरह की मशीन है, इनमें कुछ मॉडल हैं डिफरेंट, जैसे M2 ईवीएम है, एक M3 ईवीएम। M2 ईवीएम में मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स के हो सकते हैं, इंक्लूडिंग नोटा। नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबव। नोटा वाला अप्लीकेबल होता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्यसभा में नोटा अप्लीकेबल नहीं होता। लास्ट में एक सिंबल होता है जिसमें कि आप किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठती रहती है कि नोटा के वोट को भी काउंट किया जाएगी किस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है, बट अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ईवीएम को डिज़ाइन किया था टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, और ये वही 2 PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड दी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। और ईवीएम को भी टेम्परिंग नहीं किया जा सकता, ये भी एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। बट काफ़ी बार इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठते रहते हैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, आपको बताइए कि दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली में LG और जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट उसके बीच में काफ़ी टसल चलता रहता है। अब रिसेंटली ये हुआ कि एक पिटीशन डाली गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाई थी जिसमें जो सिविल सर्विसेज आती हैं नेशनल कैपिटल में, वो सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में डाली गई। तो उसी को लेकर यहाँ पे आपस में डिस्प्यूट्स हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की कंसर्न है कि जो ऑर्डिनेंस है उसने अमेंडमेंट किया, ऑर्डिनेंस ने अमेंड कर दिया लॉ को विदाउट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए था, लेकिन ये रूट कर दिया, ऑर्डिनेंस का रूट फॉलो किया गया। ऑर्डिनेंस किस में होता है? 123 आर्टिकल सेंटर में और 213 स्टेट में। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं ये एंट्री 41 ऑफ द स्टेट लिस्ट हैं। और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसका कंसर्न ये है कि आर्टिकल 239 AA के हिसाब से दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है सभी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे, एक्सेप्ट द पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड द लैंड। लेकिन ये कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस थी, इसकी पावर सेंटर हमसे लेना चाह रहा है। और इससे जो एक इन्होंने साथ में कमेटी बनाई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, उसमें चीफ मिनिस्टर को एक माइनॉरिटी वॉइस है, मतलब उसका वोट का वेटेज कम है। लेकिन सेंटर का अलग व्यू पॉइंट है। सेंटर कह रहा है कि ऑर्डिनेंस अभी पार्लियामेंट सेशन में उसको, पार्लियामेंट में भी मॉनसून सेशन में उसको पेश किया जाएगा ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो और प्रॉपर लॉ बनाया जाए। और पार्लियामेंट के पास में ऑलरेडी
पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लॉ बना सकती है। कुछ एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 249, जिसमें राज्यसभा जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजोरिटी वोटिंग एंड प्रेजेंट, तो उसमें अगर कोई इशू नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो राज्यसभा उसमें लॉ बना सकती है। सेकंड, पार्लियामेंट लॉ बनाती है जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, जब 352 के अंतर्गत होती है उस टाइम पे लॉ बना सकती है। जब 2 और मोर स्टेट अगर आपस में इकट्ठे होकर चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाए किसी कोई भी स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे, तो पार्लियामेंट उसमें लॉ बनाती है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट लॉ बनाती है। एक होता है 253 में भी है, जब पार्लियामेंट को कोई इंटरनेशनल ट्रीटी रेटिफाई करनी होती है तो उसमें ही पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कोई टॉपिक आता है उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का रेफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला केस हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फॉरवर्ड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक ऐसी बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा जज उसको डिस्कस करते हैं। ये एक रूटीन फिनोमेना नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। नॉर्मली जो भी सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट जाते हैं उनको 2 जज और 3 जजेस के द्वारा सुना जाता है, लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी तो उसमें और उसको गहराई से सुना जाता है। ये सर्कमस्टांसेस आर्टिकल 145 में जब है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन कि कोई केस जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ और जिसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया जाता है। सेकंड, 143 आर्टिकल 143 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। इसमें 2 तरह की ओपिनियन होती है, एक होती है पब्लिक इंटरेस्ट में एंड सेकंड होती है एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। अगर उसके बारे में कुछ पूछना चाहे, जो पब्लिक इंटरेस्ट वाली इमेज में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, दे भी नहीं सकता, लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड कोई एडवाइस अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो उनको देनी ही पड़ती है। बट ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होती है जो एडवाइस होती है। नेक्स्ट, कब ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, जब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी डीमोनेटाइजेशन पे वर्डिक्ट आया था, वो तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं था, बट एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्टिंग था, तो उस टाइम पे अगर उसको सुलझाना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्थापना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ इसी में हमने मेंशन देखा था कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की, तो हमने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल इन्फीरियर होता है अटॉर्नी जनरल के, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती, ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन होती है क्योंकि इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं होता। और ये सेकंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल टॉप लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है और फर्स्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट को एडवाइज करता है। ये सेकंड होते हैं। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं उसके काम में, और इनको गवर्न किया जाता है एक लॉ ऑफिसर रूल्स 1972 के तहत, और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट इनको फॉर्मली अपॉइंट करती है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 जो कि कहता है कि अटॉर्नी जनरल होगा और वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसकी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट को एडवाइज करना, यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, बट इसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किसी क्रिमिनल केसेस में ये हियरिंग नहीं कर सकते और उसको सपोर्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने उसको अकॉर्ड न किया। और अटॉर्नी जनरल को रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, जब चाहे वो कर सकते हैं। मतलब वो बोला जाता है ना कि प्रेसिडेंट अपने प्लेजर पे अपॉइंट करते हैं, और ये पोजीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिसिटर जनरल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये इसके बारे में बताई दिया कि लॉ ऑफिसर रूल 1987 इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के ऊपर। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अटॉर्नी जनरल के ऊपर, ये 2020 या 21 का ही क्वेश्चन आई थिंक। तो उसमें था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल और बाकी एमपीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स इज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये सरकार जब चाहे उनको रिमूव कर सकती है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो हमारे एंटीक्यूटीज़ थे काफ़ी साल पहले लिए थे वो वापस लौटा दिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा तो आप देखोगे कि
टू ए थर्ड सेंचुरी और 18th सेंचुरी के थे, जिसमें कुछ टेराकोटा हैं, कुछ स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, वुड हैं। और यहाँ पे अब लौटाने का ये क्या है कि दोनों कंट्रीज़ का आपस में कल्चरल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। रिसेंट विजिट में जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यूएस में विजिट किया, उस टाइम पे प्रॉमिस किया था, और दोनों कंट्री एग्री हुए कि कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, एक दूसरे की कल्चरल प्रॉपर्टी, जितने कल्चरल लिंकेजेस बढ़ाए जा सकते हैं उसको प्रमोट करेंगे, और इलीगल ट्रैफिकिंग जो कि कल्चरल आर्टिफैक्ट के हुए हैं उनको रोका जाए। तो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों कंट्री में। सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट, इनके जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक, ट्रेड, मतलब हर चीज़ का इसमें वो होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थैंक्स भी किया इंडियन डायस्पोरा जब एड्रेस करते हुए कि यूएस ने हमारे नियर बाई 100 एंटीक्यू वापस किए, और आज की न्यूज़ में 105, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने अपनी खुद की रिपोर्ट निकाली है मल्टीनेशनल पॉवर्टी, जो ग्लोबल लेवल पे MPI रिपोर्ट है, मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये UNDP के द्वारा निकाली जाती है। रिसेंटली बताया गया कि इंडिया उन टॉप 15 कंट्रीज़ में थे जिसने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी को कम किया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट देखते हैं कि इंडिया ने डिक्लाइन किया है 9%, जो कि आप देख सकते हो कि पहले 24% थी, अब 14%, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। जो नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, नीति आयोग रिलीज़ करता है। ये बेसिस सेम है, सेम 12 पैरामीटर्स होते हैं, और 3 जो इसके ब्रॉड हेडिंग है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए नीति आयोग ने निकाला। यहाँ पे कुछ डाटा आप अपने मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो कि रूरल एरिया में फास्टेस्ट डिक्लाइन ऑफ द पॉवर्टी हुई, 32% थी, उसमें से 19% हो गई। ऑल्दो अर्बन में काम करने की और ज़रूरत है, अर्बन में कम हुई है, 8 से 5% ही हुई है। और इसमें कुछ स्टेट का आप डाटा देख सकते हो कि बिहार में अभी भी ज़्यादा है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 4 को कंपैरिजन करते हुए यहाँ पे रिपोर्ट बताई है MPI की। नेक्स्ट न्यूज़ DRDO से रिलेटेड है, स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि हमारे मझगांव डॉक लिमिटेड में बना रहे हैं। इसके ऊपर हमने कल के करंट अफेयर में 17 जुलाई के करंट अफेयर में डिटेल से डिस्कस किया स्कॉर्पियन सबमरीन में। तो यहाँ पे DRDO ने इसी के ऊपर डिस्कस किया है कि जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम होगा उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो सबमरीन का दिखाई दे रहा है पेरिस्कोप, इसको बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके यहाँ पे सोलर और इस टाइप की चीज़ें होती है, इसको रिचार्ज करना पड़ता है, सो दैट ये फिर से सबमर्ज हो जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन तक अंदर रहे। लेकिन एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा तो इसको बाहर ऊपर आके हवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लॉन्गर टाइम तक ये अंदर में स्टे कर सकती है। तो इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं हम DRDO के बारे में। DRDO को इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। जो 3 पहले से ही डिपार्टमेंट थे, टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी का था, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, तीनों को मर्ज करके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। आज के दिन देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे 52 लैब्स हैं, 5000 और इससे भी ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेन पर्पज़ DRDO का मिसाइल्स बनाना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अचीवमेंट जितने भी हैं आज के दिन, जैसे हमारा एंटी सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स को अगर कोई खतरा हो उससे बचाने के लिए इस टाइप की वेपन, मतलब DRDO बहुत अच्छा काम कर रही है डिफेंस के प्रोडक्शन में। और इसी के साथ एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ऑनरेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था। उसका पर्पज़ था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी हो मिसाइल टेक्नोलॉजी में, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, क्योंकि हॉस्टाइल नेबर्स हैं हमारे आसपास में, और जब तक कंट्री अपनी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता तो उसकी सोवरेंटी कंप्रोमाइज में आ जाती है। ये मिसाइल्स थी इनिशियली में, जो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्ट थे, जिसमें सरफेस टू सरफेस थी पृथ्वी। कई बार मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट आता है, सरफेस टू सरफेस में अग्नि, सरफेस टू एयर में त्रिशूल, सरफेस टू एयर में आकाश, एंड एंटी टैंक मिसाइल नाग। अब नाग का हेली नाग भी आ गया, मतलब जो हेलीकॉप्टर से जिसको ड्रॉप किया जाता है एंटी टैंक वाली, उसको हेलिना बोलते हैं। काफ़ी एडवांस वर्जन आते हैं, अग्नि में अग्नि 5 तक आ गया, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये इसरो के बारे में थोड़ी न्यूज़ है कि जो हमने चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया तो उसमें जो बेसिक इसका ये था पर्पज़ कि वो ऑर्बिट में 226 किलोमीटर अवे और 41,000 इसके बीच में जाके जब होगा तो वहाँ पे इसका सर्कुलर ऑर्बिट पहले अर्थ में है, बाद में जाके इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंटर करेगा। तो जो मॉड्यूल था वो अब इस यहाँ पे ऑर्बिट रेंजिंग मैन्योर जो अभी लॉन्च किया था वहाँ पे पहुँच गया। तो ये अच्छी खबर है कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इस तरह की काफ़ी मैन्यूवरिंग डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये
मून के ऑर्बिट में जाएगा और फिर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी एक डेंगू के केसेस नॉर्मली बढ़ते हैं बारिश के सीज़न में, क्योंकि मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाते हैं। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो डेंगू के ऊपर बेसिक डिस्कस करते हैं कि कई बार डायरेक्ट डिजीज़ पे क्वेश्चन आता है आपके यूपीएससी में। डेंगू ट्रांसमिट किया जाता है एडिस इजिप्टी, एक टाइप का मच्छर है, वायरस, ये वायरल है, बैक्टीरिया नहीं वायरस है। दिस मॉस्किटो आर एल्सो वेक्टर, और इसके अलावा जो ये एडिस इजिप्टी है ये चिकनगुनिया भी यही फैलाता है, येलो फीवर भी और जीका, ये जीका वायरस है, ये तीनों इसके द्वारा फैलाए जाते हैं। और डेंगू बेसिकली ट्रॉपिक्स में क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इस एरिया में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ पे इनके लिए सूट होती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है। और ये जब भी इन्फेक्टेड पीपल को काटता है उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इसको फैलाने लगता है और फिर डेंगू के केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई ने डायरेक्शंस दिए हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाए बैंक्स के द्वारा, ताकि हम रुपी के ट्रेड को एक्सपीडाइट की जा सके। अभी इंडिया किस पे कर रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी पे फोकस कर रहा है कि जैसे डॉलर है तो डी डॉलराइजेशन एक टर्म है कि डॉलर का वर्चस्व कम किया जाए और बाकी करेंसीज को प्रमोट किया जाए। जैसे चाइना ने देखा, चाइना अपनी युआन को प्रमोट कर रहा है, रसिया अपनी रूबल को प्रमोट कर रहा है, तो इंडिया भी चाह रहा है कि इसके ट्रेड को मैक्सिमम रुपये में किया जाए। उसके लिए 2-4 दिक्कतें आ रही थी, उसके ऊपर आरबीआई ने डायरेक्शन दिया। तो है कि FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जब भी बाहर से कोई रेमिटेंसेज आते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के रेमिटेंस $100 बिलियन के आसपास है, मतलब हमारा डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है बाहर जो लोग रहते हैं वो। सेकंड है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट EBRC, ये इशू करते हैं एक्सपोर्टर को और जो इन्वेस्टर को, ताकि हमारा रुपये में ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसी के ऊपर ये डिस्कशन था। तो हम आरबीआई के कुछ बेसिक और डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है। तो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जो इंडिया बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करना, उसके फंक्शंस को इंश्योर करना आरबीआई का काम है। आरबीआई को मॉनेटरी अथॉरिटी भी कहा जाता है। मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साथ में MPC आ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका काम है इन्फ्लेशन को 4+-2 के लेवल में मेनटेन करना। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, हिल्टन यंग कमीशन। डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था, उसके बाद आरबीआई को बनाया गया था। इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है क्योंकि एक्ट के द्वारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, और ऑपरेशनल आ गए थे 1935 में। और आरबीआई के जो फंक्शन है पहले परफॉर्म की जाती थी, कंट्रोल ऑफ द करेंसी एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इनके दोनों फंक्शंस थे वो आरबीआई को दे दिए गए जब ये फोर्स में आ गया उसके बाद में। और ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि इंडिया के पार्टीशन के बाद आरबीआई ने सेंट्रल बैंक रहा था जून 1948 तक, मतलब पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक का काम हमारे आरबीआई ने किया था। तो काफ़ी अच्छा फैक्ट है। तो ये था हमारा करंट अफेयर डिस्कशन आज का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।